हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की सूजस ई बुलेटिन की क्लास में, जिसमें हम लोग राजस्थान करंट अफेयर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है उन पर बातचीत आप लोगों से करते हैं। ये सूजस ई बुलेटिन का अंक जो है वो आपका 14 जनवरी का है। किस जनवरी का है? 14 जनवरी को, क्योंकि रेत देर रात तक प्रकाशित होते हैं ये बुलेटिन, इसलिए हम लोग एक दिन लेट आप लोगों से बातचीत कर पाते हैं। तो 14 जनवरी के सूजसी बुलेटिन के अंक में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां आपके एग्जाम की दृष्टि से है, उन सब पर बातचीत करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको करंट अफेयर्स की डिटेल्स बातचीत पसंद आ रही होगी। ऑब्जेक्टिव सवाल भी आप लोगों को मिल जाएंगे। हालांकि मैं रोज वादा करता हूं, लेकिन कई बार प्रॉब्लम आने की वजह से या स्वास्थ्य की वजह से हो नहीं पाता है। लेकिन कल आप लोगों को 2 क्लास 100% मिलेगी। एक तो मिलेगी आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव सवालों की जो डिटेल्स में मैंने 2-3 दिन में आपको पढ़ाया है, प्लस इसके अलावा आपको लेट नाइट तक कल जो है वो इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास भी मिलेगी। तो आप सब इनके लिए भी तैयार रहिए। ऑब्जेक्टिव सवाल भी मैं आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से, जिस तरीके से पीछे की क्लास में रखे वैसे ही रखूंगा। लेकिन आज की बात को आगे बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने पतंग उड़ाकर जो है वो कर्मशील दानशील बनने का संदेश दिया। जयपुर में स्थित सबसे बड़ी पिंजरापुर गौशाला में उन्होंने गौ पूजन किया और गौ सेवा किया। इसके साथ साथ अगर बातचीत करें तो मकर संक्रांति के अवसर पर वो जैल महल भी गए। वहां पर पतंग उत्सव यानी काइट फेस्टिवल का गुब्बारा उड़ाकर, पतंग उड़ाकर उसका क्या किया, शुभारंभ किया। तो अगर पूछा जाए, पतंग महोत्सव जो है वो जयपुर में आयोजित होता है, ये ध्यान रखना। कहाँ पर आयोजित होता है? जयपुर में पतंग महोत्सव का आयोजन होता है। इस बार इसका उद्घाटन जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। अभी हाल ही में आपने ऊंट उत्सव के बारे में भी सुना होगा। ऊंट महोत्सव जो है वो कहाँ पर होता है? बीकानेर के अंदर आयोजित किया जाता है। कहाँ पर सर? बीकानेर में ऊंट महोत्सव का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। ठीक है साहब। तो प्रदेशवासियों को उन्होंने जो है वो मकर संक्रांति की शुभकामना दी और पतंग उत्सव का उद्घाटन भी उन्होंने अपने हाथों से किया। पर्व भी मनाया मकर संक्रांति का। ये सब बातें आप जानते हैं, इससे परीक्षा का आपका कोई सवाल नहीं बनेगा। यहाँ पर राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो है वो भी पहुंची और राज्यसभा के सांसद श्री मदन राठौड़ जो हैं वो भी इस अवसर पर वहां पर पहुंचे। ये सारे चित्र आप लोगों के जल महल का नज़ारा देख सकते हैं। ये राजस्थान की जो प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई उसके नज़ारे हैं। और ये यहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर जो आयोजित हुआ, पाठ हुआ, उसकी फोटो है। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में। जल संचयन जन भागीदारी बहुत ही अच्छा मुद्दा है। आरएस मेंस की परीक्षा में तो इस तरीके के अगर पॉइंट्स आपने लिख दिए तो ये बेस्ट कंटेंट होगा आप लोगों के लिए। जल संचयन जो है इसकी जन भागीदारी के द्वारा सरकार क्या कर रही है, उसके लिए एक संवाद कार्यक्रम रखा गया। कब? 15 तारीख को, 15 जनवरी 2025 के लिए। तो राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐसे जन भागीदारों से जो है वो जन भागीदारी करके राज्य में जल संचयन का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। जल संचयन का एक बहुत बड़ा अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। जल संचय जन भागीदारी है। ऐसे लोगों से संवाद करके, आपको पता है राजस्थान में कर्म भूमि से मातृभूमि एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान पर भी हम लौटेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ से आने वाली परीक्षाओं में बनेगा। तो जल संचय जन भागीदारी विषय पर एक संवाद कार्यक्रम जो है वो 15 तारीख को राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा रखा गया, यानी आज की तारीख में दिन में ये कार्यक्रम संपन्न हो गया। ये कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो हैं वो अब कौन है? वर्तमान में CR पाटिल हैं। ठीक है, CR पाटिल और राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो हैं, इन्होंने सांगानेर से कौन सा कार्यक्रम? जल संचयन जन भागीदारी, सांगानेर जयपुर के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और 200 प्रतिष्ठित जो उद्यमी और समाज सेवी हैं उन लोगों से इन्होंने क्या किया? संवाद किया। और प्रदेश के जल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की अभिनव पहल से जुड़ने के लिए उनको क्या किया? प्रेरित किया। यानी उनको इसलिए प्रेरित किया कि आपका जो बाहर रह रहे हो, धन कमा रहे हो, उस धन के सहयोग से राज्य में जो जल की सुविधाएं की जा सके, इसके लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। तो बुधवार को राजकीय महाविद्यालय सांगानेर में कार्यक्रम का आयोजन, विधानसभा क्षेत्र में वर्षा जल संचयन के कार्यक्रमों का पूजा अर्चन कर इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, अक्टूबर महीना था और अक्टूबर के महीने में पीछे 2024 में सूरत में क्या हुआ था? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो हैं वो हैं CR पाटिल। इन्होंने ये जो अभियान है आपका कर्म भूमि से मातृभूमि,
इस अभियान की उन्होंने क्या की थी, शुरुआत की थी। ठीक है, तो कर्म भूमि से मातृभूमि, इस अभियान की शुरुआत कहां से हुई थी, सूरत से अक्टूबर के महीने में की गई थी। और यह जो कार्यक्रम है पूरे देश में जल संचयन में जन भागीदारी का प्रेरणा स्रोत बनता क्या है जा रहा है। गुजरात सहित दूसरे राज्यों में जो राजस्थानी व्यवसायी रह रहे हैं उनसे अपने अपने गृह जिले में जल संचयन के कार्यों से जुड़ने के लिए इन्होंने क्या किया, आह्वान किया। तो अभी हाल ही में ऐसे बड़े भामाशाह, जो स्थानीय भामाशाह अपने गांव में जल संचयन के लिए ऐसी संरचनाओं का निर्माण करा रहे हैं, और ये कह रहे हैं इनको कहा गया है रिचार्ज सॉफ्ट संरचना का निर्माण कर रहे हैं। रिचार्ज सॉफ्ट संरचना का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का उद्देश्य क्या है, वर्षा जल जो है उसका संचय करके प्रदेश में भूजल स्तर की जो गिरावट है उसको रोकने का क्या करना है, प्रयास करना है। राजस्थान के ही कुछ जिले हैं जहां से इस अभियान की शुरुआत जो है वो इन जिलों से हुई थी, जिसमें सिरोही जिला याद कर लीजिएगा। राजस्थान के ऐसे 6 जिले कौन से हैं जहां पर कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत जल संचयन का कार्य शुरू किया गया। सिरोही है, उसके अलावा पाली है, जोधपुर है, भीलवाड़ा है, झुंझुनू है और जयपुर है। इन जिलों को इस अभियान से जोड़ा गया। तो अब तक इस अभियान से कितने जिले जुड़ चुके हैं, 6 जिले इस अभियान से अब तक जुड़ चुके हैं। कौन कौन से हैं 6 जिले, तो जिसमें सिरोही है, आपका झुंझुनू है, और पाली है, जोधपुर है, भीलवाड़ा है और जयपुर है। इन जिलों के नाम आपको याद होने चाहिए। एक बार फिर बोल देता हूं, मैं यहाँ लिख देता हूं। देखिए, सी से सिरोही हो गया, पा से पाली हो गया है, इसके अलावा आपका जोधपुर हो गया है, ठीक है, इसके अलावा भी से भीलवाड़ा हो गया है, और एक आपका झुंझुनू हो गया है और जयपुर हो गया है। ये जो जिले हैं इनके नाम याद होने चाहिए, 3 जिले और 3 जिले, ऐसे करके आप ये 6 नाम कैसे ही करके याद करो, आपको करने पड़ेंगे। ये 6 जिले वो हैं जहां पर इस अभियान की सबसे पहले राजस्थान में शुरुआत की गई। भूजल पर अत्यधिक निर्भरता के कारण राजस्थान की 216 ग्राम पंचायत समितियां, यानी प्रदेश का 72% भाग ऐसा है जो अति दोहित श्रेणी के अंदर आ चुका है, यानी जिन्होंने भूजल का अत्यधिक दोहन कर लिया। अति दोहित जिले जो हैं, यानी 72% भाग राजस्थान का, ये मान लीजिए, यानी कि लगभग राजस्थान की कितनी 216 ग्राम पंचायत ऐसी है, 216 पंचायत समितियां, सॉरी 216 पंचायत समितियां ऐसी है जो अत्यधिक दोहित क्षेत्र के अंदर आ चुकी है, यानी भूजल की गुणवत्ता इनकी बेहद ही क्या है, खराब है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये ध्यान कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। अभियान से भूजल स्तर में गिरावट रोकने के साथ साथ घरेलू उपयोग तथा कृषि कार्यों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी, और अभियान में पर्यावरण अनुकूल जो रिचार्ज सॉफ्ट संरचना है से व्यर्थ बह जाने वाले वर्षा जल और भाप बनकर उड़ जाने वाले स्थायी जल की एक एक बूंद जो है उसको संचय किया जाएगा, उसका संग्रहण किया जाएगा। पुनर्भरण पर फोकस जो है वो इस अभियान के तहत किया जाएगा। मेरा ये मानना है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सबसे पहले मैं एक बार उसको फिर डिस्कस कर देता हूँ, यानी कि 15 जनवरी 2025 को क्या है, जयपुर के सांगानेर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस कार्यक्रम का नाम रखा गया जल संचयन जन भागीदारी। जल संचयन जन भागीदारी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा जो है वो किया गया। अब ये जो मिशन है ये किससे जुड़ा हुआ है, इन लोगों से संवाद कर रही है सरकार। 200 प्रतिष्ठित लोग जो हैं वो राज्य के जो बाहर रह रहे हैं, बड़ा पैसा कमा रहे हैं, उनसे बातचीत तो कर रही है सरकार, लेकिन इसकी मुख्य जड़ें जुड़ी हुई है। अक्टूबर के महीने में गुजरात के सूरत से एक अभियान की शुरुआत की गई थी जो राजस्थान स्पेसिफिक थी। उस अभियान का नाम था कर्म भूमि से मातृभूमि। क्या था, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान था। जो राजस्थान के जन्म में है, जाए जन्मे हैं, वो अगर देश के किसी कोने में रहकर बड़ा व्यापार कर रहे हैं, बड़ा धन कमा रहे हैं, तो उनको अपने देश की माटी से, अपने राज्य की माटी से, अपने गांव की माटी से जोड़कर जल संचयन में उनकी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान चलाया गया। ये अब अपने अपने जहां भी रहने वाले जिस जिले के हैं उस जिले में या गांव में जो है वो अपने जल संसाधन जो है उन जल संसाधनों के संचय के लिए क्या करेंगे, धन देंगे। इसके लिए ये अभियान जो है वो चलाया जा रहा है।
और इन्होंने कहा है कि राज्य की 216 पंचायत समितियां ऐसी हैं जो अति दोहित श्रेणी के अंदर आ चुकी है, यानी कि 72% जो भाग है वो आ चुका है। अगर ध्यान नहीं दिया तो बड़ी संकट में आने वाली स्थितियां हो सकती है। दूसरी बात यहाँ ये थे कि राजस्थान के 6 ऐसे जिले हैं जहां से इस अभियान के पहले हिस्से में इनको शामिल कर लिया गया, जिसमें से आप सबसे पहले बात करेंगे पाली है, सिरोही है, झुंझुनू है, जयपुर है, भीलवाड़ा है और इसके अलावा जोधपुर है। ये जिले जो हैं वो इसमें पहले से क्या कर लिए गए हैं, शामिल कर लिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको मेरा मुद्दा जो है वो समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के रिफाइनरी का दौरा कल परसों मैंने बताया था उन्होंने किया था राज्य के मुख्यमंत्री ने, और अब एक खबर वहां से आ गई है कि इन्होंने जयपुर पहुंचते ही पंचपदरा रिफाइनरी के लिए पेट्रो जोन बनाने की स्थापना के लिए भी इन्होंने भूमि आवंटित करने की स्वीकृति जो है वो क्या कर दी है, प्रदान कर दी है। यानी अब पंचपदरा रिफाइनरी में पेट्रो जोन बनाने के लिए भूमि दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने सोलर प्रोजेक्ट, नए औद्योगिक क्षेत्र और पेयजल परियोजनाओं के लिए भी अलग अलग जगह जो है वो भूमि आवंटित की है। देखिए, औद्योगिक इकाइयों के लिए रिको जो है, क्या है, रिको, उस रिको को भूमि आवंटित की है इन्होंने। जैसे सबसे पहले मैंने आपके सामने हाईलाइट कर रखा है, राजस्थान पेट्रो जोन बनाने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए, चंबल नदी पर वृहद पेयजल परियोजना की स्थापना के लिए भी भूमि आवंटित कर दी गई। यानी पेट्रो जोन बनाना है या औद्योगिक क्षेत्र में इकाइयां बनानी है, राजस्थान सोलर डेवलपमेंट कंपनी को इन्होंने क्या कर दिया है, भूमि आवंटित कर दी है। इसके अलावा पेयजल परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन का काम हो चुका है। पंचपदरा रिफाइनरी के पास ही ये राजस्थान पेट्रो जोन जो है उसकी स्थापना की जाएगी, और बजट की घोषणा जो है उसको पूरा करते हुए रिको को, किसको दिए ये भूमि, रिको को दिए। रिको को पंचपदरा के तहसील के बालोतरा के गांव सिंधिया की ढाणी में 74.50 हेक्टेयर भूमि जो उन्होंने दी है। और एक गांव है खेमा बाबा, इसमें भी 102 हेक्टेयर भूमि उन्होंने क्या कर दी है, आवंटित। यानी इन सब परियोजनाओं के लिए उन्होंने रिको जो है इसको भूमि आवंटित जो है वो कर दी है। राजस्थान का कौन सा जिला है, बाड़मेर जिले के ये भाग जो है पंचपदरा बालोतरा, यहाँ पर ऐसा कर दिया गया। और आपको पता है बालोतरा भी एक भाग जो है वहां पर अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने दौरा किया था। इससे रिफाइनरी के पास पेट्रो जोन जो है इसकी स्थापना का जो कार्य है वो शीघ्र ही क्या हो सकेगा, शुरू किया जा सकेगा। इसके अलावा अगर बातचीत करें तो यहाँ पर लिखा है 2024-25 का जो बजट आया था उस बजट में भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील के गांव पीपलूद में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भी क्या कर दिया था, रिको को 31 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने की स्वीकृति, 31 हेक्टेयर भूमि जो है उसको यहां पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। तो दूसरा सवाल 2024-25 के बजट के अनुसार भीलवाड़ा जिला जो है उसकी जहाजपुर तहसील के पीपलूद में नवीन एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 31 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी है। एक 2000 मेगावाट का सोलर पार्क कहां स्थापित हो रहा है, 2000 मेगावाट जो है इसका मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी जो है इसको जैसलमेर का एक जिला है, जैसलमेर जिले की तहसील जो है वो नाचना, इस नाचना के बोढ़ाना गांव में क्या कर दिया है, 4 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी है। ये भी याद रखिएगा कि राजस्थान में 2000 मेगावाट का नवीनतम जो पार्क है सोलर पार्क वो कहाँ स्थापित हो रहा है और किस कंपनी के द्वारा, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा स्थापित किया जाएगा। 2000 मेगावाट का होगा, जैसलमेर जिले के नाचना के बोढ़ाना गांव में इसकी स्थापना होगी। इसी प्रकार 2024-25 के बजट के अनुसार चंबल नदी पर वृहद पेयजल परियोजना के लिए चंबल सवाई माधोपुर करौली नातोदी गंगापुर सिटी की क्रियान्वित वाटर सीवरेज के लिए भी, यानी रिजर्वेयर के लिए बनाने के लिए भी उन्होंने मंडरायला करौली में जो वो भूमि है वो आवंटित की। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पैराग्राफ जो मैंने बताया आपको ये इंपॉर्टेंट है। इधर पचबदरा वाली बात बताई ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कौन सी कंपनी काम करेगी, और रिको जो है इसको इन्होंने क्या किया है, रिको को ये सारी भूमि जो है वो क्या की, आवंटित की है। अब दूसरी एक सवाल है, मुख्यमंत्री का कृषक हित में महत्वपूर्ण निर्णय क्या है कि उन्होंने 6 करोड़ रुपए किसके लिए दिए हैं, कृषि उपज मंडियों के 6 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य जो है उन्होंने मंजूर किए।
कृषि उपज मंडियों के अंदर जो सुविधाएं हैं किसानों के लिए, उन किसानों के लिए सुविधाओं के विस्तार के लिए उन्होंने अभी हाल ही में कितना 6 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है। इसी प्रकार दूसरी बात तरफ अगर देखा जाए तो राजस्थान के राज्य बजट की बनने की तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। आपको पता है जल्दी राजस्थान सरकार जो है वो बजट प्रस्तुत करेगी, अपना पहला पूर्ण बजट जिसको अपन लोग कह सकते हैं। आपको कह सकते हैं कि पिछला 1 साल का बजट हो गया, लेकिन इस साल का जो पूर्ण बजट है वो प्रस्तुत करने वाली है सरकार। तो यहाँ मुख्यमंत्री जो है वो 16 जनवरी को कर्मचारी संगठन जो है, क्योंकि राजस्थान में कर्मचारियों का बहुत बड़ा हिस्सा है और वो सरकार में अपनी दिशा तय भी करते हैं, तो जनवरी में 16 जनवरी को कर्मचारी संगठनों के साथ संवाद करेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी ऐसी ख्वाहिशें हैं जिनको लेकर बजट में चर्चा की जा सकती है। तो 25-26 के बजट की रूपरेखा तैयार करने के लिए और विकसित राजस्थान 2047 के ध्येय के साथ सरकार आगामी राज्य बजट 2025-26 की रूपरेखा तैयार कर रही है। इसलिए उन्होंने 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक जो बजट पूर्व संवाद कर उनके अमूल्य सुझाव जो हैं वो लेने वाले हैं। 16 जनवरी को राज्य के कर्मचारी संगठन से बात करेंगे, इसके बाद अलग अलग संगठनों से 22 जनवरी तक वो चर्चा करेंगे और सबसे फीडबैक लेकर जो वो बजट बनाने का काम शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पर सरकार जो है, सरकार की नीतियां और विजन को कर्मचारी को धरातल पर मूर्त रूप देते हैं, इसलिए उनसे सबसे पहले बातचीत की जा रही है। राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। युवाओं रोजगार देने और राज कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 5 वर्षों में 4 लाख पदों पर भर्ती का लक्ष्य उन्होंने रखा है। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि 59,000 से अधिक नियुक्ति दी जा चुकी है और 15,000 पदों पर भर्ती अब प्रक्रियाधीन है। 81,000 पदों पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर क्या किया जा चुका है, जारी किया जा चुका है। राज्य सरकार ने अंतिम राज्य बजट एवं परिवर्तित राज्य बजट में कर्मचारियों के हित में पदोन्नति के लिए डीपीसी के लिए 2 वर्ष की छूट भी राजस्थान सरकार ने दे दी। ऐसे बहुत सारे काम है। महिला एवं पुरुष कार्मिकों को ऐसे चुनने का विकल्प भी दिया। ये सब भी काम आपके परीक्षा के लायक नहीं है। प्रतिवर्ष 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले ये क्या है जो नौकरी में जाएंगे, उन सबको ये जानकारी अपने आप पता चल जाएगी। सरकार जो है वो वह सीमा उनकी बढ़ा रही है, ये सब आपसे नहीं पूछे जाएंगे। क्या क्या सरकार ने किया है, वो सरकार ने अपनी उपलब्धियां तो हालांकि गिनाई है, लेकिन ये जॉब लगने के बाद जो है वो काम की है। तो ये जॉब लगने के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगी सारी बातें, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से मैं एक बार पुनः यहाँ से रिवाइज कराना अगर शुरू करूँ तो पेट्रो जोन की स्थापना जो है वो कहाँ की जाएगी, तो आप लोगों को पता चल गया है। पचबदरा में जो है वो सिंधियों की ढाणी के अंदर स्थापना की जाएगी। वहां पर रिको को जमीन भी दे दी गई है सरकार के द्वारा। इसके अलावा सोलर पार्क 2000 मेगावाट का जैसलमेर के नाचना में बनाया जाएगा, जिसके लिए भी 4 हेक्टेयर भूमि दी जा चुकी है। यहाँ पर बातचीत करें कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील पीपलूद में एक नया औद्योगिक क्षेत्र जो उसकी स्थापना की जाएगी। ये सारी बजट 2024-25 की घोषणा थी, जो बजट से संबंधित सवाल आने की संभावना है। इसके बाद अगर बातचीत की जाए 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक, 16 से लेकर 22 जनवरी तक अलग अलग संगठनों पर बजट से पूर्व चर्चा जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अगर मुझे आज की क्लास का लगता है तो वो यही है, सांगानेर में विधानसभा क्षेत्र जो विधानसभा का है सांगानेर का, वहाँ वर्षा जल संचयन कार्यों का शुभारंभ भी किया और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जो है वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। लेकिन इस कार्यक्रम के साथ क्यों शुरुआत हो रही है, मैंने सारी बातें आपको पूरी डिटेल में यहाँ बता दी है। अब देखिएगा, ये पतंगबाजी के बारे में सारी बातें हो चुकी है। जल महल क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और यहाँ से भी ज़्यादा सवाल बनने वाला नहीं है। तो आप लोग मेरे हिसाब से यहाँ तक 14 जनवरी की सारी बातें जो सूजस ई बुलेटिन से रिलेटेड थी वो समझ गए होंगे। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो हैं वो कल सुबह आपको स्टूडियो क्लास जो होगी उसके अंदर जो है वो सारी बताई जाएगी, वहाँ पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है कि आप लोगों को क्लास पसंद भी आ रही होगी और सूजस ई बुलेटिन डिटेल्स जो है वो आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है। और डिटेल में जो चीज़ें पढ़ाई जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा, RAS जैसे एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए बेस्ट भी है, क्योंकि उनको सब कुछ ये लिखना पड़ेगा। और दूसरे एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए कंसेप्ट क्लियर क्लास है, क्योंकि वो याद रखने में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे मित्रों, आप लोगों को शायद उम्मीद होगा कि ये सब बातें जानने में इच्छुक होंगे और मैंने सारी बातें पूरी डिटेल से बताई। आप इसी प्रकार तैयारी करते रहिए और अच्छे रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और बेहतर रहिए। थैंक यू। गुड नाइट।